हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ज्ञान अकेडमी में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। और ऐसे में अगर जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी शुरू कर दे, अभी भी वक्त है, सारा सिलेबस टाइम पे हो सकता है। लेकिन मेन फोकस किसमें रखना है? एनसीईआरटी के ऊपर रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर मेन फोकस है। तो आपका 80 से लेकर 90% तक सिलेबस बेसिक वालों का ऐसे कवर हो सकता है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं 70 से 80% सिलेबस पूरा पूरा कवर होने वाला है एनसीईआरटी से। इसलिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी अपने प्लेटफॉर्म में खत्म करी है। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि नेक्स्ट लेवल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो हमने किया। क्या था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? जहां पर हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सारे क्वेश्चन की वैरायटी मिलती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही बढ़िया बुक है। जिनको नहीं पता इसके बारे में आप सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय ज्ञान अकेडमी मैथ की, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने ये आप लोगों को कराया, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद हमने किया पीवाईक्यू की सीरीज। लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में डिस्कस किया। 10 साल के पूरे क्वेश्चन मेरे को हमने डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, जो सीबीएसई ने दो स्टार्टिंग में, याद है ना, अक्टूबर के टाइम पे 2 पेपर लॉन्च किए थे कि कैसा पैटर्न रहने वाला, तो बेसिक और स्टैंडर्ड का दिया था, तो वो हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम लेके आइए हमारे सामने, तो मैंने चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम को भी खत्म किया। जिन्होंने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, वो सर्च करें केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, तो बाय ज्ञान अकेडमी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। क्या है ये, यहाँ पर सीबीएसई ने एक नए पैटर्न को चेंज किया है। तो यहाँ पर आपके 17, 18, 19 और 20 ये 4 क्वेश्चन आपके आएंगे केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, और एक में 5 पार्ट होंगे जिसमें 4 आपको करने होते हैं। तो यहाँ से आपका मोटा मोटा 4 चौक 16 नंबर कवर होते हैं, और 16 मार्क्स आते हैं 1 मार्क्स के। तो 16 16 32 मार्क्स का आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसकी वीडियो बना रखे, नहीं देखी तो जाके देखो, मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके बाद जो सीरीज चल रही थी अभी, वो चल रही थी हमारे पास 2020 में सीबीएसई ने चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, चाहे बेसिक से चाहे स्टैंडर्ड से हो, वो हमने चैप्टर में 13 तक पूरा फिनिश कर लिया है। बस 14 और 15 रह गया है ड्यू टू बैड हेल्थ, वो मैंने बीच में रोक दिया था, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो मैं जल्दी उसे कल या परसों वीडियो निकाल के मतलब खत्म कर दूंगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर। जी हाँ, सीबीएसई के हम लोग लेटेस्ट कम से कम 5 तो मिनिमम सैंपल पेपर करेंगे, लेकिन 10 भी हम लोग कर सकते हैं। 5 से 10 हम लोग, मैंने कहा था कि आपको सैंपल पेपर करने विद टाइमर। तो आज हमारे पास आने वाला पहला मैथ का सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर, और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, यहां से 2 चीज पक्की होती है। पहला क्या, पहली चीज ये कि आपको कितना आता है, और दूसरा ये अगर आपको अच्छे से आता है तो कितने समय पे आप कर पा रहे हो। 2 चीज मेन होती है, इसलिए हमें सैंपल पेपर करने पड़ते हैं फटाफट से कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है हमारा, और दूसरा कि टाइम कितने समय में हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो फिर इससे आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे। क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, फिर भी हमें सैंपल पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो पूरी एनसीईआरटी आती है मेरे को, एग्जाम्पल भी आता है, लेकिन तब भी अगर मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना करूं ना, तब भी क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, छूटने के चांस ज्यादा रहेंगे। पेपर पूरा आता होगा लेकिन तब भी क्या होगा, छूट जाएगा, कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, हर बार छूट जाता है, पूरा पूरा अटेंड नहीं कर पाते वो, इसलिए क्योंकि हम सैंपल पेपर को नहीं करते। तो टाइम लगा सैंपल पेपर करना है, तो आज से सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आज से पीडीएफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, उससे वहां से एप्लीकेशन के अंदर भी दे दिया, मैं डाउनलोड करो वहां से, ठीक है। और उसके बाद पूरी प्रैक्टिस करो टाइम लगा के। जो नहीं आता पूरी वीडियो को एंड तक देखो, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और क्या ये पेपर आप कर पा रहे हो, टफ है ईजी है, पूरा जरूर बताना। और इसमें कुछ फीडबैक आप दे सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक जो है हमें इंप्रूव करेगा, मतलब हमें मोटिवेट करेगा, और नेगेटिव जो है हमें इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके रिगार्डिंग ग्रुप बनो टेलीग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन आप ज्वाइन कर लो। वहां पर हजारों संख्या में नए बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है हम लोग उसी के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि ऐसी कोई वीडियो आए ना तो आप तक जरूर पहुंचे, आप देख पाओ, क्योंकि बहुत बच्चों के पास में वीडियो नहीं पहुंच पाती, उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। सारा कंटेंट है ज्ञान अकेडमी के प्लेटफॉर्म में, सिर्फ सर्च करना है और उसका फायदा उठाना, और सारे फ्रेंड में इस चैनल के बारे में शेयर करना है, ताकि जैसे आपका फायदा हो रहा है उनका भी जरूर हो। तो सीधा चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो क्लास 10 का 2021 का पहला सैंपल पेपर हम लोग करने वाले हैं। तो पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होगा आपके सामने, ये हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। वैसे सारी बातें बच्चों को पता होती है, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, कैसे सेक्शंस आने वाले, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने 1 मार्क्स के होंगे, कितने 2 मार्क्स के, कितने 3 और कितने 5 मार्क्स के, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पार्ट 1 पहला दे रखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले सेक्शन में होते थे, लेकिन अब मेजर क्या कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, पार्ट ए होगा और आपका पार्ट भी होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी है। पार्ट ए में जो है हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, ठीक है।
पार्ट ए है, उसमें कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, और पहले सेक्शन में जो है 16 क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क्स के, और सेक्शन 2 में जो है 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाले गए हैं, ये नया ऐड किया गया है। आपको यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एक थीम दे देगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें तो कोई 4 आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ बोला है ईच केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, 5 सब पार्ट है, इसमें से 5 ऑफ 1 मार्क्स ईच है हमारे पास, ठीक है। पार्ट बी में जो है हमारे पास 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स। तो यहाँ पर जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म कर दिए गए, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं इस बार, ठीक है। कोई ओरल चॉइस नहीं है, हाउएवर इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 2 को ये दे रखा डाटा इस तरह से। और इन केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम यू हैव टू अटेंड ओनली 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट, मतलब मैंने आपको बोला 5 पार्ट दे रखे होंगे, उसमें कोई आपको 4 अटेंड करने होंगे। और केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन होता है तो हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हो। आप सर्च करो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम बाय ज्ञानी किड, आपको वीडियो मिल जाएगी। 15 क्वेश्चन डाले और मैंने 20 से 25 केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम भी पीडीएफ दे रखे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देखो, उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों के लिए, लेकिन टीचर कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, वो तो आपको सीरियल नंबर लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कितनी अच्छे से हमारी तैयारी हुई, आइए चेक करते हैं। तो ये रहा पार्ट ए का पहला सेक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पार्ट ए सेक्शन 1, और 6 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, 16 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या होगा। देखो को प्राइम नंबर समझना पड़ेगा क्या है आपको। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं इनका एचसीएफ 1 होता है, तो डेफिनेशन है, इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। जैसे मैं बात करूं 2 की बात करूं और 3 की बात करूं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो केवल यहाँ पर एचसीएफ कितना, दोनों का 1 है, केवल एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है, तो ये जो नंबर है वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। और ऐसे को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कितना होता है एचसीएफ, 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा फास्ट करें क्योंकि 3 घंटे का पेपर हम कोशिश करेंगे 2-2.5 घंटे के अंदर हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा, और ट्राई करना देखने की मतलब अगर कंफर्टेबल है, नहीं तो इसकी स्पीड 0.75 करके भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन 2, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -3 और प्रोडक्ट दे रखा -10, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस, उसके जीरोस का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। मान लेते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ना अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। सम दे रखा मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा हम लोग को, -3, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दे रखा हम लोग कितना, -10 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, इस तरह से हम इक्वेशन देते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना, -3 है, इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी, और -10 हो गया, और कितना हो गया, 0 हो गया। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस माइनस माइनस में 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रखा -3 और प्रोडक्ट दे रखा -10। तो ये जो फॉर्मूला है आप याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 99% चांस होता है आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट 3, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट। जो कह रहा है कितने डेसिमल प्लेस के अंदर टर्मिनेट होगा, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास 2 और 5 है उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पर 3 है, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने कि जो भी आपके एक्सप्रेशन दे रखा होता है वहां पर जो भी मैक्सिमम पावर होती है उतने डेसिमल प्लेस के लिए टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर कितना है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, आपको पता ही होगा। कह रहा है गिवन एचसीएफ दे रखा 2 नंबर का 6 और एलसीएम पूछा कितना होगा। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। क्या रिलेशन है, एलसीएम ऑफ 336,54 है ना, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 336,54 इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। 2 नंबर का एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके एचसीएफ से तो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर निकल के आता है। एलसीएम लोगों को निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है, 336 और 54 का एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ देखा 6 बराबर कितना हो गया, 336 मल्टीप्लाई 54 हो गया। तो बराबर एलसीएम ऑफ 336, 54 बराबर में 336 मल्टीप्लाई 54 अपॉन पे 6 आएगा, 6 9 जा 54 हो गया। तो 336 को 9 से करेंगे तो 336 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54 होता है, 9 3 जा 27, 27 और 5 हो गया 32, और 9 3 जा 27 हो गया और तो 30, तो 3024 जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। 3024 इज द एलसीएम ऑफ 336 और 54। तो ये जो अपना स्टेटमेंट से याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन 99% चांस होता है आने के कि 2 नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे उन 2 नंबर के एचसीएफ से तो उन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर निकल के आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.54, ठीक है। हमारे पास डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हम लोग गिवन है कितना
और वो दे रखा 1.54 दे रखा है, ठीक है। 1.54 मीटर के हमारे पास डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस निकल के आएगा 1.54 अपॉन पे 2, जो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा आपका 0.77 मीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 200 रेवोल्यूशन। 200 रेवोल्यूशन अगर वो लेता है व्हील, तो कितनी दूर वो चला जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, एक रेवोल्यूशन के अंदर आपको याद, आपको तो पता ही, कह रही है एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना चलता है वो, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 200 रेवोल्यूशन कितना चलेगा, तो 200 रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा 2 मल्टीप्लाई पाई, मतलब 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 0.77 और मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है, इस तरह से करेगा। तो ये कितना आपका 0.11 होगा, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, 2 टू कितना हो गया 4, है ना, 4 और मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11 हो गया, और 88 मल्टीप्लाई 11 तो हो जाएगा 88 हो जाएगा 968 आएगा। ये 968 मीटर का स्क्वायर जो है इतना, सॉरी 968 मीटर डिस्टेंस पूछा ना, मीटर में निकल सकता है, डिस्टेंस होता है। तो 968 मीटर जो है वो दूर चला जाएगा यहाँ से, कितने 200 रेवोल्यूशन के बाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 234 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 234 को हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म पे तोड़ना है। कहने का मतलब है 234 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इस तरह से, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 निकले, 7 8 9 3 से कटेगा ये, और 3 3 जा 9 ठीक है बचा कितना, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर आएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, है ना, और ये आ जाएगा आपका 13 1 जा 13 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 234 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 13, जो कि हो गया आपका 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1। इस तरह से हम लोग ये सारे क्या है, प्राइम नंबर 2 क्या है, प्राइम 3 क्या है, प्राइम 13 का प्राइम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म पे हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ये आपके लास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, रेडियस दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा सर्कल का, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा, मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 पाई आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1/4 पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 7 2 जा 14 हो गया, और 2 से खत्म 2 2 जा हो गया, और 2 से खत्म 7 जा, और 22 इंटू 7 कितना होता है हमारे पास 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग सैंपल पर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अभी तक बहुत इजी, मतलब पूरा पेपर ही इजी रहने वाला है इस बार आपका। बस क्या है, आपको इससे पहले ना बहुत सारी चीजों को यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पहले खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी तरीके से बना पाओगे। तो एनसीईआरटी आप पहले कर लो, उसके बाद आप कर लो पीवाईक्यू कर लो जो बेसिक्स है, और जो स्टैंडर्ड ले रखा है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद उसके बाद जो सीबीएसई 2 लेटेस्ट सैंपल में डालते हैं ना, बेसिक और स्टैंडर्ड के, वो आप कर लेना। उसका इन चीज़ों को देखो तो बहुत ना एक सीक्वेंस अगर आप चलोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अब समय कम आ गया है, तो डेली ट्राई करो कि एक ना एक सैंपल पेपर जो भी मैं करा रहा हूँ, देखो आज मैं सैंपल पेपर करा रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी मैं सैंपल ट्राई करूँगा। तबियत थोड़ी ठीक लग रही है मेरी, अभी भी इतनी भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं सोचा कि वो शूट करूँ ताकि एक पेपर एटलीस्ट आप टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग करो यहाँ से, है ना। तो इसकी पीडीएफ जो है मैं उसमें दे दूंगा, तो पीडीएफ से आप सॉल्व करो, टाइम लगा के इसे करो, जो नहीं आते हैं से देखो, और सारे फ्रेंड में शेयर करो। जल्दी जल्दी जो है इसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ सैंपल पेपर के ऊपर, तो बहुत सारी वीडियोस आने, तो डेली ट्राई करो कि एटलीस्ट एक सैंपल पेपर या कुछ ना कुछ करते रहो, या तो 20-25 क्वेश्चन या फिर एक सैंपल पेपर टाइम लगा के, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल इट ग्राफ रिप्रेजेंट। यूनिक का मतलब है एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो लाइन में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यूनिक मतलब एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसका लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसका वाला लाइन कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन को दिखा रहा होगा, विच टाइप लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास और में 3x - 7y को एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म ऑफ x, y को दिखाना है इन टर्म ऑफ x, तो ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर 3x इक्वल 3x, ये 10 आगे माइनस का 10 इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। और लिख सकते हैं कि 7y इक्वल टू 3x माइनस में 10, और y कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x माइनस में 10, 7 के नीचे आ जाएगा, तो हमने y को लिख दिया इन टर्म ऑफ क्या, x, तो आ गया y 3x माइनस में 10 अपॉन 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, on comparing the ratio of the coefficient find out whether the pair of linear equation consistent or inconsistent। दो consistent का मतलब क्या होता है, consistent का मतलब होता है at least one solution हो, इसका मतलब अगर ये हमारे पास निकल के आता है intersecting, है ना, या यूनिक सोल्यूशन निकल के आता है, तो यूनिक होगा तभी कंसिस्टेंट होगा, और हमारे पास क्या निकल के आए, और साथ हमारे पास निकल आया कोइंसिडेंट, क्या निकल के आए, या फिर मैनी सोल्यूशन बोलूं, मैनी सोल्यूशन निकल के तभी क्या होगा, कंसिस्टेंट होता है। और इनकंसिस्टेंट कब आता है,
इनकंसिस्टेंट तब आता जब क्या होता है, नो सोल्यूशन हमारे पास होता है। तो ये आपको पता होगा, चैप्टर 3 मैंने बताया था आपको। तो चेक करते हैं हमारे पास पहला दे रखा है x माइनस में 2y बराबर में 0 दे रखा है, और दूसरा देखा है कितना 3x प्लस में 4y माइनस में 20 बराबर में 0। ठीक है, दो इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 होता है, दूसरा क्या होता है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में कितना 0 होता है। चेक करते हैं, पहले a1 अपॉन पे a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 दे रखा है 1, a2 कितना हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक है, b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 कितना निकल के आया माइनस का 2, और b2 कितना हमारे पास 4 है, तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 2। हम देख सकते हैं a1 अपॉन पे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये कंडीशन जो होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब क्या हो गया अभी होता है आपको, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये होती है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इससे सब याद रख सकते हो, कंसिस्टेंट वाला क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, तो मतलब यूनिक हो या फिर मैनी, कम से कम एक होना चाहिए, और इनका कोई सोल्यूशन ना हो तो उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की दे रखी है 3/7 पे, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, तो P नॉट E। ठीक है, और E को ऐड करने बाद हमारे 1 आता है, ये देखा 3/7 प्लस में नॉट हैपनिंग P नॉट E इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो P नॉट E निकल के आ जाएगा 1 माइनस में 3/7, नीचे कुछ 1 लगाएंगे तो जो कि हो जाएगा आपका 7 माइनस में 3/7, ये जगह P नॉट E का, तो हो जाएगा आपका कितना, ये 4/7 निकल के आएगा। तो आप याद रख सकते हो कि हैपनिंग प्लस में नॉट हैपनिंग को ऐड करने 1 निकल के आता है, तो कोई भी एक दे रखा हो आप दूसरा निकाल सकते हो। काफी इजी चीज है ये। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे आपके जो कि स्कोरिंग है बहुत ही इजी है, ध्यान रखना। तो जिन बच्चों ने अभी भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या समझ नहीं आ रहा कैसे करते, तो छोटे छोटे चैप्टर को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, फिनिश करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स है इन्हें उठाओ और इन्हें फिनिश करो। आप लापरवाही मत करो, बड़े चैप्टर नहीं होते तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज नहीं हो रहा उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, और टाइम खराब होगा। ठीक है, अपने इतना ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा तो छोटे छोटे चैप्टर को उठाओ, उसे कर लो, ताकि पासिंग मार्क्स हो जाए। देखो पास तो सबने होना है इस बार, इसमें डरने की कोई बात नहीं कि पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे या पेपर टफ है। पेपर आने वाला है इजी, क्योंकि 1 मार्क्स से आपके 32 क्वेश्चन आने वाले हैं, 33 वाला पास होता है। 1 मार्क्स से तो आप कैसे भी आंसर पूछ के सारे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चिंता मत लो, बस चिंतन करो, अच्छे से करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, और जो चैप्टर मैंने आपको बताया इजी वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट वन 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर, ही मेजर्स एंगल as 10a इक्वल टू 3/4। यहाँ क्या दे रखा है, 10a दे रखा है कितना 3/4 दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इफ a इज इक्वल टू 40 मीटर। हमारे पास क्या कह रहा है, अच्छा देखो, इफ a, अच्छा ए बी, ए नहीं है ए बी दे रखा है, ए बी 40 दे रखा है। 10a का मतलब क्या होता है, 10a का मतलब होता है p अपॉन पे b दे रखा है, तो p कितना रहा, bc अपॉन b कितना हमारे पास, वो है a b इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो 3/4 दे रखा है, किससे bc कितना हमारे पास, bc नहीं पता, मैं निकालना है हाइट, है ना, और ये 40 दे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो bc मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आ जाएगा bc बराबर आ जाएगा 40 इंटू 3/4, तो जाएगा 10, तो BC कितना निकल के आएगा 30 मीटर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 30 मीटर निकल के आ जाएगा हमारे पास। ये तो हमें पूछा था क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर कितना 30 मीटर लंबा होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट 11 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा विद द ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट 27.5 एक्सक्यूएल निकालनी है। ये आपके क्लास 9 में भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट ये आते थे पेपर में। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले गिनते कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 क्या इवन है, 8 मतलब n दे रखा कितना 8 दे रखा, और जब इवन होता है तो उसके लिए उसके से मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन पे 2। ठीक है, और प्लस में n अपॉन पे 2 प्लस में 1, है ना, और अपॉन पे 2, इसे हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो n अपॉन 2 मतलब 8 अपॉन पे 2 th, है ना, और प्लस में 8 अपॉन पे 2 प्लस में 1 फिर th, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 2 निकल के आएगा। कहने का मतलब हो गया 4th और प्लस में 5th अपॉन पे 2, है ना। 4th नंबर क्या है 1 2 3 x प्लस 2 और इधर लिखा है। इसका मतलब जो मीडियन है हमारे पास वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 3 अपॉन पे 2 निकल के आएगा। मीडियन कितना रहेगा 27.5, तो 27.5 बराबर हो जाएगा 2x प्लस में 3 2 5, है ना, और अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 पॉइंट का डबल, 27 दूनी कितना होता है 54 55, है ना, तो 55 इक्वल टू जाएगा 2x प्लस में 5 हो जाएगा, इधर आएगा 55 माइनस में 5 इक्वल टू 2x हो जाएगा, जो कि 50 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और x कितना जाएगा 50 अपॉन पे 2,
और x कितना आ गया 25 निकल के आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 25 निकल के। तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं या आप इजीली कर पा रहे हो, क्योंकि सैम्पल पेपर का मतलब क्या होता है, सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है दो चीज इसमें, दो चीज निकल के आते हैं, कितना कर पा रहे हैं और कितने समय में कर पा रहे हैं, दो चीज। अगर कितना कर पा रहे हो वो पता चलता है, अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो कितने समय में कर पा रहे हैं, वो दो चीज देखने के लिए सैम्पल पेपर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड, एक लाइन सेगमेंट है बस ए बी इस तरह से, ठीक है, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8, तो 5:8 में डिवाइड हो रहा है इस तरह से। वी ड्रॉ और रे ए एक्स, हम लोग ए एक्स जो ड्रॉ करते हैं ये ए एक्स है, और बी ए एक्स जो कि आपको पता है एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। व्हाट विल द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट टू बी लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस ए एक्स, तो ए एक्स में कितने पॉइंट्स लोकेट करने पड़ते हैं, आपको पता जो रेशियो होते हैं 5 प्लस में 8 कितना हो गया 13, तो 13 इक्वल हम लोग को यहाँ पर आर्क मारने पड़ते हैं इस तरह से। तो कितना आंसर आएगा 13 इक्वल डिस्टेंस, कितने हैं हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स 13 पॉइंट्स हमें यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ते हैं। सिंपल सा है, एक नंबर देखो कितने इजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट 13 आपके स्क्रीन के ऊपर स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट आपको पता ही होगा। इसके और में क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर किसके डी ई एफ के, तो डी ई एफ के सिमिलर दे रखा है। ए दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, और सी दे रखा हम लोग कितना 55 डिग्री दे रखा है, तो हमें निकालना है एंगल ई, निकालना कितना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। आपको पता है सिमिलर का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे, तो ये 45 ये 45 होगा, ये 55 होगा। अब दो इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो एंगल पता, तीसरा निकालना है, एंगल डी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एफ कितना होने वाला है यार 180 तो होगा, क्योंकि ट्राइंगल तीन एंगल जोड़ने 180 निकल के आता है। तो 45 डिग्री प्लस में 55 डिग्री प्लस में एंगल ई हम लोग को निकालना है, इक्वल टू 180 हो गया। ये कितना आ गया 100 डिग्री प्लस में एंगल ई कितना आ गया 180 आ जाएगा, तो एंगल ई इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस में 100, तो एंगल ई निकल के आ गया 80 डिग्री हमें निकाला था। तो सिमिलर का हमने इस्तेमाल करा, अगर इसमें वैल्यूज ये रखी है सिमिलर है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तीसरा एंगल निकाल, तीसरा एंगल हमने निकाल लिया। चलते नेक्स्ट वन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, एक बैग के अंदर टोटल कितने बॉल हैं 11 बॉल हैं, 11 में से 5 ब्लू है आपकी, 6 रेड है, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को उठाया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी ब्लू बॉल होने की। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल कितने हैं और ब्लू बॉल कितने हैं 5 है, टोटल कितना 11, तो 5/11 इज द आंसर, सिंपल है। A dice is throw, what is the probability of getting the odd number, जब हम डाइस को फेंकते हैं पास तो क्या निकल के आता है 1 2 3 4 5 और 6 पर टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, और यहाँ पर ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 होगा 3 होगा और 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर खुद कितने हैं 3, टोटल कितना 6, तो आएगा 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। चलते नेक्स्ट 115 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर साइन थीटा दे रखा 12/13 तो कॉस थीटा क्या होगा, बहुत सिंपल, दो तरीके करने के, आप किसी भी कर सकते हो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि आ गया आपका 1 माइनस में 12/13 का स्क्वायर हो गया, जो कि हो गया हमारे पास 1 माइनस 144/169। एलसीएम में सॉल्व करो आएगा 169 माइनस 144/169, जो कि आपका हो जाएगा कितना 25/169 ये हो जाएगा इस तरह से। तो क्या निकल के आया cos स्क्वायर थीटा कितना निकल के आ गया 25/169, हमें निकालना है cos थीटा, तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट, इसलिए 5/13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो cos का कितना आ गया 5/13 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ये नकली क्वेश्चंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। और पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 300, जो पेंडुलम है आपको होता है इस तरह से, तो वो एंगल स्विंग्स कितना है 300 डिग्री का एंगल बना सकता है, थीटा कितना हो गया 300 डिग्री का। और लेंथ ऑफ एन आर्क की जो लेंथ दे रखा है इसमें, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क वो आपको दे रखा कितना 17.6 सेंटीमीटर दे रखा है इस तरह से, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमें पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम रेडियस बेसिकली निकालना है, क्या सेक्टर बन रहा है ना, ये क्या है सेक्टर बन रहा है, और ये क्योंकि रेडियस हो गया, इसका आपको कितना होता है थीटा अपॉन पे 360 इनटू में कितना होता है ये 2 पाई r होता है, बराबर में कितना हो गया 116 तो थीटा 300 अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 इनटू पर रेडियस हम लोग को नहीं पता, इक्वल हो गया 17.6, ये खत्म हो जाएगा 6 5 जा 30 और 6 6 है ना 5/6 आ गया और 2 3 जा हो गया है ना, सही है। तो कितना निकल के आ गया यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 21 इक्वल टू 17.6 आ गया। 11 1 जा 11 11 6 जा है ना, और 11 हो गया 2 जा, सही है। तो ये इस तरह से निकल गया 5 10 हो गया है ना, तो r कितना आएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 5 10 इस तरह से निकल गया। तो r कितना देगा मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फटाफट से एक बार ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, स्टूडेंट के लिए मना है, ठीक है।
तो क्या होता है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 21 है ना, और डिवाइड बाय 10, 3.36 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.36 मीटर, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो सारी वैल्यू। 300/360 हो गया, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई के वैसे साथ आर हो गया, और ये खत्म, 6 5 जा 6 6 जा 30, ठीक है, और 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 5 इन 22 इंटू 1 अपन साथ 21। ठीक है, अब चलते इसके और पार्ट में। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस कितना रखा है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना रखा है? 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास? 60 अपॉन पे 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 20/7 टू आर का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म, 6 से 36, 6 से 6 खत्म है ना, और 137, 6 तो नहीं 12, 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है निकल के आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, मुझे ये फॉर्मूला याद ही ना हो, फिर कैसे होगा? फिर पूछते रहेंगे, इसलिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 16 तक हो गया। अब स्टार्ट होगा केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम पार्ट 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सेक्शन 2 दे रखा है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है। पार्ट 1 में 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन आपके आते हैं 1 मार्क्स के, हमने निपटा लिया। अब पार्ट और सेक्शन 2 में जो है पार्ट 1 के अभी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आती है। कह रहा है क्वेश्चन 17 to 20 आर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, इस अटेम्प्ट एनी 4। तो 5 सब पार्ट दे रखे होंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं और सारे 1 मार्क्स के। क्वेश्चन 17 कह रहा है रमन इज स्टिचिंग अ काइट शेप पैच ऑन द कुशन कवर। अच्छा, ये जो काइट शेप का पैच देख रहे हो, ये स्टिच कर रहा है, सील उसके ऊपर, किसके ऊपर? कुशन के ऊपर। तकिया। A few question came to his mind while stitching the patch. Give answer to the questions by looking at the figure. ठीक है, पहला क्वेश्चन के दिमाग में क्या आया कि रमन स्टिचेस द व्हाइट थ्रेड एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको इस तरह से, किस एंगल पे ये बना है? तो ये जो एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है। जो बड़ा डायगोनल जो होता है, ये काइट शेप है, काइट शेप में जो बड़ा जो डायगोनल्स होता है वो छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। तो काइट का जो ऊपर वाला पार्ट है ये दो, इसमें कौन सा सिमिलरिटी हम लोग ट्रायंगल यूज कर सकते हैं? RHS एंगल 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 SSA और AS। आपको पता कौन सा यूज होगा? RHS ही होगा यहाँ पर यूज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास और हाइपोटेनस दोनों बराबर, इस साइड बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए। RHS की प्रॉपर्टी से जो कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। तो यहाँ पर RHS को इस्तेमाल करके हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। पहले जो वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें जो है वहां पर एक ऑप्शन था SAS। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर RHS के साथ जाना, लेकिन अगर SAS का ऑप्शन है तो फिर SAS को टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर SAS नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं RHS को टिक करूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने SAS बताया था, यहाँ पर SAS नहीं है कहीं पर भी, इसलिए RHS यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:9। दो सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशियो दे रखा था, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ दिस किस रेशियो में होंगे। ठीक है, तो अगर आप एक चीज बता दो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड का रेशियो, उनके पैरामीटर का रेशियो, उनके एंगुलर बाइसेक्टर का रेशियो, सारे लेंथ के रेशियो सेम हो जाते हैं। इसका मतलब अगर साइड का रेशियो 2:9 है तो उनके एल्टीट्यूड का रेशियो भी 2:9 ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो मैंने डाला था केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम में। तो बस आप याद रख सकते हो, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम होता ही होता है, साथ में मीडियन के लेंथ का रेशियो भी सेम होता है, एल्टीट्यूड के लेंथ का सेम रेशियो भी सेम होता है, एंगुलर बाइसेक्टर के लेंथ का रेशियो भी सेम होता है। ये सारी बातें क्या होती है अपने आप सेम, पैरामीटर का रेशियो भी दोनों का सेम हो जाता है, सब याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ ईयर आज के आपके सुन के ऊपर। कोई 4 पार्ट ऐड कर रहा है, 5 बता रहा हूं। ठीक है, triangle stitches at the tail of the kite are congruent, ठीक है, to each other, are similar to the lower part of the kite is ratio 2:9 दे रखा है, जो हम देखा 2:9 दे रखा है। ये वन साइड दे रखा 4 तो दूसरा क्या होगा? तो वही है 2/9 दे रखा। अगर एक साइड दे रखा 4 तो दूसरा क्या होगा? x मानेंगे, रेशियो सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और 2 इंटू पर x बराबर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x कितना आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 4/2, 2 2 4 हो गया, 9 2 18, तो x कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, 2/9 बराबर होगा 1 का 4, दूसरा x मान लिया। पांचवा लास्ट कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय द टू परपेंडिकुलर स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ। तो एरिया ऑफ काइट होता है ना, सिर्फ देख लो आप एरिया। देखो मेन चीज ये, अगर आपने सारी वीडियोस को फॉलो किया ना तो सारे क्वेश्चंस ना बड़े सारे देखे देखे रिपीट लगेंगे। ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम मैंने करा रखा है। ठीक है, अगर आपने वो किया तो फिर ये बड़े आराम से कर लोगे। तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये होता है फॉर्मूला। कितना होता है? हाफ d1 d2। तो 1/2 d1 कितना हमारे पास, डायगोनल 1 की लेंथ कितनी रखी है? 12, और दूसरा कितना 8 दे रखा है, तो 2 6 6 8 48, तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन में इज करेक्ट। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो गया केस स्टडी बेस का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है?
Karan went to the lab near his home for COVID-19 test along with his family member. तो COVID-19 के टेस्ट के लिए अपने फैमिली के साथ वो जाता है. The seat in the waiting area was as the per of the norm of distance during the pandemic सिचुएशन. ये ना इस तरह से डिस्टेंस क्रिएट कर रखा कि मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए गैप में ताकि ना आसपास ना बैठे ताकि कोरोना ना फैले. His family member took their seats around by red circular area. तो ये जो हमारे पास सीट इनको मिली है. और पहला क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या बोल रहा है कंसिडरिंग ए एस ओरिजिन. तो ए को ओरिजिन मानकर यहाँ से एंटर ये लोग किए थे. ठीक है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. अगर ए को ओरिजिन माना तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0. ओरिजिन में एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है. तो आंसर कितना है ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसी में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण. नीना और करण के जो डिस्टेंस क्या है नीना और करण मान लो ये नीना एन मान ले करण के मान इनके जो डिस्टेंस निकालना है. अच्छा एन के कोऑर्डिनेट्स क्या है एन हमारे पास 3,6 है ना 3,6. तो एन के कोऑर्डिनेट दे रखे कितने 3,6 दे रखे. करण कितना है 6,5. तो करण के दे रखे 6,5. इनके जो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है फॉर्मूला वो होता है रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है. ये हो गया x1 ये हो गया आपका y1 ये होता है x2 ये होता है y2. ठीक है. तो x2 माइनस में x1 मतलब 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस में 6 का होल स्क्वायर. 6 में 3 का कितना आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस में हो गया 1. रूट में 10 यूनिट निकल के आ गया इन दो के बीच में डिस्टेंस कितना नीना एंड करण के बीच. तो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रूट 10 यूनिट. ठीक है. आगे पूछा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सीट ऑफ आकाश. आकाश के क्या कोऑर्डिनेट होंगे तो आकाश कहां पर है 2,3. तो 2,3 कौन सा हमारे पास ऑप्शन में ए इज द राइट. बहुत ही मतलब देख के बताओ क्या केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम कितना टफ लगता है बच्चों. कितने सारे कमेंट आते हैं कि सर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम क्या है. उसको देखते ही मैंने फिर वीडियो बनाई केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम के ऊपर. उसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने उसे देखा है काफी पसंद भी किया उसे. तो जिन्होंने नहीं देखा केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम को सर्च करके अभी देख सकता है. और एक बार बताओ क्या आपको केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम क्या मुश्किल लग रहा है क्या कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें कितने सिंपल अगर आपको एनसीईआरटी की बेसिक चीजें पता ना तो केस स्टडी बेस कुछ भी नहीं मतलब है क्या है बहुत ज्यादा टेंशन के माहौल क्रिएट कर लेगी. केस स्टडी बेस क्या है अरे जो भी है इजी करने के लिए आया तो इजी ही होगा ये आपको ध्यान रखना. लेकिन इसके चक्कर में एनसीईआरटी मत छोड़ो. तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या सैंपल उठा के लाए हैं केस स्टडी बेस प्रॉब्लम क्या है एडुकार्ड के एडुकार्ड सैंपल लेके कितने सारे इतने सारे सैंपल लेके रख लिए लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीक है तो याद करना पड़ रहा है. तो ऐसे कोई फायदा नहीं मतलब सारी किताबें जो लाए भी अपने दोस्तों को दे दो बांट दो ताकि उसका भला उसको आता है. लेकिन आप सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो. एनसीईआरटी से यकीन मानो 80% सिलेबस जो है आपका कवर होने वाला. बेसिक का तो ज्यादा होगा इतना सिलेबस कवर होने वाला तो बिल्कुल टेंशन का माहौल नहीं लेना. इजी है प्रैक्टिस करो बस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन आकाश एंड बीनू. आकाश और बीनू के बीच में अगर मैं एक पॉइंट एग्जैक्टली एक पॉइंट लाना है तो वो पॉइंट क्या होगा. इस पॉइंट को मान लो टी मान लेते हैं. तो पहले आकाश और बीनू कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे. आकाश के क्या 2,3 है ना. तो यहाँ पर लिख दो 2,3 तो आकाश के हैं. और बीनू कितने बीनू के हैं 5,2 उसके हैं. ठीक है. अब आपको टी क्या है मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. अगर ये x1 है तो ये y1 है यहाँ पर x2 है और ये क्या होगा y2 होगा. तो फॉर्मूला क्या होता है मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे तो x क्या आएगा x आएगा x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2 निकल के आएगा. y क्या आएगा y1 प्लस में y2 अपॉन पे 2 निकल के आएगा. x1 कितना है 2 है प्लस में x2 कितना 5 अपॉन पे 2 हो जाएगा. अच्छा y कितना हो जाएगा 3 प्लस में 2 अपॉन पे 2 हो जाएगा. तो 5 प्लस 2 7 हो गया 7 अपॉन पे 2 और y कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2. अच्छा 7 अपॉन 2 कितना होता है 7 अपॉन 2 तो 3.5. अच्छा ये कितना जाएगा 2.5 निकल के आ गया. तो 3,5 और 3.5 और 2.5 ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर. बहुत सिंपल. ये क्या सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन पूछा इसमें डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर वी गेट ऑन जॉइनिंग द पॉइंट द वेयर करंट फैमिली मेंबर आर सीटेड. तो करंट के जो फैमिली मेंबर है जो ये जो है अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ इस तरह से तो क्या शेप वो बनाते हैं हम लोग को ये बताना. ठीक है. तो ऐसे हम बता नहीं सकते क्या शेप है हमें सारे चीजों को निकाल के हमें करना पड़ेगा. ठीक है. एक काम करते हैं मैं सब चीज लिखता हूँ. नीना कितने हैं 3,6 एक मिनट मुझे तो एक काम नीना के कितने हैं 3,6 दे रखे हैं. ठीक है इस तरह से. और यहाँ चलते हैं तो करण के दे रखे हैं 6,5 करण के दे रखे हैं 6,5 तो करण के दे रखे हैं 6,5 दे रखे हैं ऐसे. ठीक है. और बीनू के हैं 5,2 बीनू के हैं 5,2 बीनू के 5,2 दे रखे हैं. ठीक है. और लास्ट को बचा आकाश के 2,3 है. तो आकाश के 2,3 ये हमें दे रखे हैं. अब हम बताना कि ये क्या बना रहे हैं. ठीक है. तो अभी चेक करते हैं. पहले हम निकालते हैं एन और के बीच में डिस्टेंस. तो कितना आएगा फॉर्मूला में लिख नहीं रहा 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस में 6 का होल स्क्वायर जो क्या आएगा आपका कितना
3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 हो जाएगा, रूट में 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं के बी, करण और बी के डिस्टेंस। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि हो गया रूट में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, उसका निकालेंगे बीनू और आकाश के डिस्टेंस। ठीक है, तो की जाएगा आपका 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ये भी आएगा 2 से 3 के 9 का 9 आएगा, प्लस में 1 आएगा, कितना आएगा रूट में 10 निकल के आ गया। लास्ट हमारे पास क्या निकालना है, नीना और आकाश का डिस्टेंस निकालना है, जो कि आपका हो जाएगा 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या निकल के आएगा 1 और प्लस में 3 से 9 हो गया रूट में 10। चारों डिस्टेंस सेम निकल के आए, है ना। दो कंडीशन निकल गया, तो ये रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब अगर केवल चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स अलग अलग, तो रोम्बस हुआ। चारों साइड इक्वल है और साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो चेक करते हैं एन और के, चेक करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो एन बी चेक करते हैं, एन बी कितना निकल के आएगा, वो आपका आएगा 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू, और प्लस में 2 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और आएगा आपका 16, 16 कितना होगा रूट में 20 निकल के आएगा। ठीक है, उसका हमारा के ए है। ठीक है, तो 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 5 से 16 हो जाएगा, और 5 से 2 2 का स्क्वायर 4 हो, 16 से कितना रूट है। तो देख सकते हैं हम लोग सारी साइड भी इक्वल है और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इट इज द स्क्वायर। तो बी क्या हमारे पास स्क्वायर ही बना के बैठे। तो ये भी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम जो है 7 चैप्टर से पूछा गया था, तो बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 18 19 के ऊपर। An engineer plans to make all the pillar of the metro green with plan to make this beautiful and to contribute the healthy environment and ensure picture। तो जो देख रहे हो आप शेप, जो देख रहे हो शेप कौन सा है, ये क्यूबॉइडिकल शेप है। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इसका डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन ऑफ द पिलर दे रखा है इतना, तो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछा है द शेप ऑफ द पिलर क्या है, सिंपल द क्वेश्चन क्यूबॉइड, कितना नकली, मतलब देख के पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या पूछा है, कह रहा है बाय यूजिंग व्हिच फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब सरफेस एरिया ऑफ द हमें पिलर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हमें, सरफेस एरिया ऑफ द पिलर निकालना। तो किस फॉर्म से निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2LB प्लस में BH प्लस में HL। सरफेस एरिया तो होता है क्या होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। मतलब फॉर्मूला अगर आपको पता हो कितना इजी आपके पास ये हो जाता है। कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया ना, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, कहाँ गया ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कितना होता रखा हो गया 2 इंटू पर HL प्लस में B, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं LBS दे रखा कितना कितना 1.5 1.5 और 20, 1.5 1.5 और 20 इधर का मीटर में सब। हाँ, तो ये होता है L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू H कितना हो गया 20, L प्लस में B मतलब 1.5 प्लस में 1.5, 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, तो 40 मल्टीप्लाई 3 कितना का 120, तो 120 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा लेटरल सरफेस एरिया, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाउ मच सीमेंट इज यूज्ड टू फिल द पिलर, कितना सीमेंट चाहिए उस पिलर को फिल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्या बताइए, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम कितना होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H होता है ना। तो अगर 20 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है, तो आपका कितना ये 1.5 दूनी कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 15 हो गया मल्टीप्लाई 1.5 हो गया, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 और मल्टीप्लाई 1.5 हो गया। अब ये जगह 3 इंटू 15 तो 45, तो 45 मीटर का क्यूब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वॉल्यूम कितना सीमेंट फिल्ड हो, जब भी बात करें फील्ड की, पानी डाल रहे हैं फिल्ड हो रहा है, तो वॉल्यूम केस निकल के आता है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इफ प्लांटेशन कितना लगेगा ₹50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कीमत कितना रखा हम लोग को, वो दे रखा है 50 रुपए। तो कह रहा है कितना कॉस्ट लगेगा प्लांट करने का। ठीक है, और देखो ध्यान से, प्लांट जो है ना ये केवल साइड साइड में लगा रहा है, ऊपर के सरफेस में प्लांट नहीं है, नीचे के सरफेस में प्लांट नहीं है। पिलर खड़ा है ना, ऊपर तो नहीं होगा नीचे भी नहीं होगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पौधा लगता है वो इधर लगेगा इधर लगेगा इधर लगेगा इधर लगेगा, ऊपर तो लगेगा, ऊपर तो भाई वो आएगा है ना, क्या कहते हैं सड़क वाला जो भी आएगी मेट्रो वगैरह की, और नीचे ये जमीन पे होगा तो यहाँ तो लगेगी नहीं, साइड 4 पे लगेगी। इसका जो एरिया हमने निकाला कितना 120 है, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 120 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो कि जगह आपका टोटल कॉस्ट निकल के आएगा इस जगह 50 मल्टीप्लाई 120, जो कि कितना 12×5 = 00 है ना, तो 6000 रुपीज जो है कॉस्ट आएगा। ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन कह रहा है अ पार्क हैज स्विंग मेड ऑफ रबर, है ना, ये स्विंग झूला झूलता है ना, बच्चों ने झूला होगा अपने, एंड आयरन चेन। सचिन हु इज स्टडीइंग इन क्लास 10th हैव नोटिस दैट दिस इज अ मैथमेटिकल शेप। देखो ऐसे होने चाहिए बच्चे कि जब भी कुछ दिखे ना तो मैथ से रिलेट कर पाए, है कि नहीं। अब उसने देखा करा रही कुछ देखा था क्या लग रहा है, ही हैज लर्न इन मैथ क्लास, उसने सीखा था, जैसे आप ज्ञानी क्रम सीखते हो उसने देखा था। फॉलोइंग क्वेश्चन रेज इन हिज माइंड, आंसर द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग बोथ द पिक्चर्स। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है दोनों, ये दे रखा है और ये डायग्राम दोनों दे रखा है। नेम द शेप इन विच द वायर बेंड, किस शेप में, यू का शेप क्या होता है, पैराबोला, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होते हैं, जितनी बार वो एक्स को कट करता है। वैसे भी क्वाड्रेटिक, ये जो किसके निकल के आता है पैराबोला के, जैसे कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन के आते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसी जो पैराबोला बनता है किसका बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने जीरो होते हैं, दो जीरो होते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो लाइन है एक्स को जितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है एक बार यहाँ कर रहा है, तो दो इसके जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही जीरोस होते हैं, जीरोस का मतलब कितनी, जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल कौन सा होगा, जीरोस क्या क्या होंगे, तो जहां पर एक्स में कट करा वो जीरो होता है, तो एक तो माइनस का वन है और दूसरा कौन सा है, थ्री, माइनस का वन, थ्री आर द जीरोस, तो माइनस वन कॉमा थ्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलीनोमियल, अगर जीरोस दे रखे अल्फा और बीटा तो एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको पता है, बताया था मैं स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू पर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा कितना, हमारे पास माइनस का वन प्लस में बीटा थ्री हो गया इंटू एक्स, और प्लस में माइनस का वन इंटू बीटा कितना है, थ्री इक्वल टू जीरो हो गया। हम यहाँ लिखते हैं कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और टू, है ना, माइनस में टू एक्स और माइनस में थ्री इक्वल टू में जीरो, ये निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, कितने दो क्वेश्चन बन गए फॉर्मूले से। What is the value of the polynomial at x equal to 1, जो polynomial निकला है कौन सा polynomial, px equal to x square माइनस में 2x माइनस में 3, इसमें 1 की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू रखेंगे 1, तो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1, जहां पर x में 1 रख देंगे, आएगा 1 माइनस में 2 माइनस में 3, तो आएगा माइनस का 1 माइनस में 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना समय लगा इस क्वेश्चन करने के लिए, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगा होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जितने मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, कोई बंदा कितना भी कह ले ये स्ट्रेटेजी बना लो, इतने घंटे पढ़ लो, सुबह के टाइम पढ़ो, शाम के टाइम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, है ना, ये कर लो 95 आ जाएंगे, 15 दिन में 95 आ जाएंगे, 10 दिन में 95 आ जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि 95 पहले होता है उन लोगों के खुद भी नहीं आए होंगे। ठीक है, जितना वो भरते हैं ना यूट्यूब में आगे कि ये कर लो उतना कर लो, उनके पहले होता खुद भी नहीं आए होंगे। और दूसरी बात यह कि साफ रख लो कि 95% ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ के अंदर नहीं आ सकते। कोई जादू तो है नहीं ना कि घोल के पिला दिया बाबा चूर्ण, क्या कहते हैं ना, वो आता है ऐड, आपके ऐड सुना है कि जो बस में ट्रैवल करता है ना, आता है कि बाबा छपरी लाल किले में गली नंबर पीछे इतना मिलो, सारा चीज का सब चीज का समाधान। ऐसा तो कुछ है नहीं कि तूने चूर्ण बना के दे दिया और मैथ पूरा पूरा आ जाएगा। कुछ भी हो, चाहे 15 दिन की स्टडी नहीं होने वाली, मात्र 15-16 दिन में नहीं होने वाला, कम से कम 1-1.5 महीना चाहिए। हाँ, 15 दिन में पासिंग मार्क्स इतना हो सकता है, ठीक है, अच्छे से, लेकिन वो भी तब होगा प्रैक्टिस होगी। लेट लेट कुछ नहीं होगा, बैठे वीडियो से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ मार्क्स नहीं आएगा। बताओ उसमें कितना समय लगा यार, एनसीईआरटी कितनी कितनी वीडियो में मैं कितने यूट्यूबर्स बोले सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, तो सिर्फ एनसीईआरटी का फोकस करो, बेसिक चीजें, जिसको अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एनसीईआरटी वो कर ले, नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना कैसा लगा, टफ है कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको, कैश बेस्ड प्रॉब्लम क्या अब इजी लग रहा है नहीं लग रहे, ये जरूर बताना, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए। अभी जितने भी सैंपल बनाएंगे सब में कैश बेस्ड प्रॉब्लम तो होंगी। मान लो 5 सैंपल हम लोग करते हैं, वैसे हम ज्यादा करेंगे 5 से, लेकिन मिनिमम 5 भी करते हैं, तो एक में 4 दे रखे, 5 को 20 कैश बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पर है, और 15 मैंने वीडियो बनाए थे, 35 हो गए, और 20 मैंने आपको दिए थे पीडीएफ के फॉर्म पे, तो कितने हो गए, 50 के आसपास आप केस रेस फॉर्म लेंगे यार, कितना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्शन, और पार्ट बी अब यहाँ पर शुरू हो गया है। पार्ट बी में क्या है, क्वेश्चन 21 से 26 तक होंगे, जो कि वेरी शॉर्ट होंगे, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 9 यूनिट। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस 9 यूनिट दे रखा है, तो ए की क्या वैल्यू होने वाली है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो ये पॉइंट ए है, कितना रखा, -3 माइनस का 14 आपको दे रखा है। दूसरा पॉइंट है बी, कितना है पास, ए माइनस का 5 दे रखा है। ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया आपका y1 सॉरी, हरी, तो ए बी के मतलब ए से लेकर बी तक डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना 9 यूनिट दे रखा है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं फार्मूला लिख रहा, क्या होता है हमारा a माइनस में -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में -5 माइनस में -14 का होल स्क्वायर निकल के आएगा, कि दे रखा आपको, ये दे रखा 9, सही है, ये देगा आपको माइनस में प्लस, तो a प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में -5 प्लस में 14 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका रूट के अंदर इस तरह से इक्वल टू में 9 आएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 14 से 5 गए मेरे ख्याल से 9 आएंगे ना, हाँ 9 ही निकल के आएगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है 9 निकल के आएगा, तो 9 का स्क्वायर
रूट में इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट को डालने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा a प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 9 81 इक्वल टू ये कितना जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 निकल के। 81 से खत्म होगा, a प्लस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो a प्लस में 3 बराबर 0 हो गया। a के लिए कितना आ गई माइनस का 3 निकल के आ जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गई a इक्वल टू -3 निकल के आ जाएगा। इसमें और में भी दे रखा क्या पूछा कहते हैं, कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा हम लोग को 3,6 एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b कौन सा -3,4 और हमारे पास x को y एक और पॉइंट है जो कि इनके इक्विडिस्टेंस पे। कहने का मतलब इस पॉइंट को c मान लो, कहने का मतलब कि AC डिस्टेंस दे रखा है, AC जो है वो आपके BC के बराबर दे रखा है, तो इनकी भी डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, अपना काम हो जाएगा आपके NCERT का ही है, ठीक है। तो ये मान लो आपका x1 ये हो जाएगा y1, ये हमारे पास हो गया x2 और ये हो गया y2। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा x माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर बराबर में BC में से निकालेंगे, x माइनस में प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 4 का होल स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जगह x माइनस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस में 6 का होल स्क्वायर जगह x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम इसी वैल्यू को ओपन कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, प्लस में a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, सही है, और प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। इस तरह लिख दी। और यहाँ कुछ वैल्यू कट रही होंगे वो काट देंगे, एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया, 9 से 9 भी खत्म हो गया, ठीक है। सबको एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सबको वहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सबको यहाँ लेके जाते हैं, तो जगह इक्वल टू 0 यहाँ पर आ गया 6x और प्लस में 6x, ठीक है, माइनस का 8y और प्लस में 12y और प्लस में 16 माइनस में 36, ठीक है। तो देखा 0 इक्वल टू 12x प्लस में 4y और माइनस में 20, ये निकल के आ गया। या फिर कह सकते हैं कि 12x प्लस में 4y माइनस में 20 इक्वल टू पे 0 निकल के आ गया। और यहाँ पर 4 कॉमन कर लो तो कितना आएगा 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल 20, ये 0 जाएगा, y को कल छोड़ दो, हो गया 5 माइनस में 3x निकल के आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन x एंड y निकल के आ गया, y क्या रहेगा 5 माइनस 3x। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी जो है बीसी के पहले, डी इसके पहले दे रखा है, फाइंड द एक्स की वैल्यू निकालना। तो बहुत सिंपल बीपीटी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे दो साइड पहले होता है तो वो क्या करता है पूरे बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कहने वाला है कि ए डी अपॉन पे बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन पे ई सी के बराबर होगा। अच्छा ए डी कितना एक्स है, बी डी कितना हमारे पास 3x प्लस में 4 निकल के आ गया, ए कितना हमारे पास x प्लस में 3 और नीचे कितना हमारे पास और 3x प्लस में 19 निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस में 19 इक्वल हो जाएगा x प्लस में 3 इंटू पर 3x प्लस में 4, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर प्लस में 19x बराबर में x को पहले 3x से करेंगे 3x का स्क्वायर आएगा, x को 4 से करेंगे 4x आएगा, 3 को 3x से करेंगे 9x आएगा, 4 3 12 से निकल के आएगा। इससे खत्म हो गया तो आएगा 19x माइनस में 9 4 13 होते हैं इक्वल हो जाएगा 12। अच्छा ये जाएगा 6x इक्वल 12, x कितना जाएगा x आ जाएगा 2, कितना जाएगा x वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है द साइड ABC ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर C इज हाइपोटेन्यूज। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर C जो है वहां पर मान लेते हैं C हाइपोटेन्यूज दे रखा है। आज सर्कमस्क्राइब सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, जो कि 3 पॉइंट टच कर रहा है, ये पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसको मान लो P, इसको मान लो Q मान लो, इसे R मान लेते हैं, ठीक है, और ये सेंटर मान लो O हो गया आपका, ठीक है, O हो गया। प्रूव दैट रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छा ये प्रूफ करेंगे रेडियस जो है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान सुनिए जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा आपको तो मान लो रेडियस जो है r, अगर ये रेडियस है रेडियस तो ये भी कितना होगा रेडियस से होगा। अच्छा पर एंगल कितना बनता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये टेंजेंट हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये टेंजेंट हो गए और ए एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों लेंथ टेंजेंट आपके इक्वल होते हैं आपके, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेगा सर्कल के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये रेडियस है ये भी रेडियस है, ये यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पर 90 डिग्री है ऑलरेडी है, तो ये 90 90 90 तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। किसी भी उसके अंदर अगर हमारे पास दो साइड इक्वल है 90 डिग्री एंगल बन तो ये क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया, इसका मतलब PORB क्या है इज अ स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया मतलब ये भी R होगा ये भी R होगा। अब हमारी बात है क्लियर होगा, सुन ध्यान से। ये पूरा आपका दे रखा है कितना B और ये पूरा दे रखा है आपको ABA है ना। अच्छा अगर ये पूरा B है और ये R है तो कितना जाएगा B माइनस में R, ये भी कितना जाएगा B माइनस में R,
टेंजेंट है ना, ये पूरा ए है, ए बी, तो ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस में आर, और ये भी कितना हो जाएगा आपका ए माइनस में आर देगा। अच्छा हमें दे रखा ए सी दे रखा हमें कितना सी, ए सी का मतलब हो गया ए क्यू प्लस में क्यू सी इक्वल टू सी दे रखा, ए क्यू कितना हो गया ए माइनस में आर, और ये जाएगा बी माइनस में आर इक्वल टू सी हो जाएगा, और ए प्लस में बी माइनस में 2r इक्वल टू सी हो जाएगा, तो a प्लस में b माइनस में c इक्वल टू 2r हो गया प्लस का, तो r आ जाएगा a प्लस में b माइनस में c अपॉन पे 2। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज मैंने बताई है, इसको करने का एक और तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये तरीका आप याद रख सकते हो। r इक्वल टू क्या होता है a प्लस b माइनस c अपॉन पे 2 निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट 124, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर और इसे 3/2 पे डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क मैंने दिया, सबको आता ही होगा, जिसको नहीं आता मैंने कंस्ट्रक्शन 11.1 में क्वेश्चन 1 करा के मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं, वैसे सबको आता होगा, फोटो खींच के सेंड कर देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, अगर cos a की वैल्यू दे रखी है 7/25, तो tan a प्लस में cot a क्या होगा, देखो ध्यान से। अच्छा cos a दे रखा कितना 7/25, cos का मतलब कितना होता है, cos होता है b/h, आपको b/h दे रखा, p नहीं पता हम लोग को, तो निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस से, h स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, कहने मतलब है 25 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया p स्क्वायर प्लस में 7 का 49, तो 625 माइनस से 49 इक्वल हो गया p का स्क्वायर, तो आगे आपका कितना 6 15 में से 6 9 गया 6 और 61 में से 4 गया 57, 576 आ गया p का स्क्वायर, तो p कितना आ जाएगा 24, ये आपको याद होना चाहिए, रूट तो आपको 576 आ गया, तो p कितना आ गया 576। ओके, और हमें क्या बोला है, हम बोला tan a प्लस में cot a, tan a का मतलब क्या होता है, tan a मतलब होता है p अपॉन में b, p कितना आ गया 24 अपॉन b कितना हमारे पास 7 है, cot a क्या होता है, cot a का मतलब हमारे पास होता है उल्टा 7/24, तो ऐड कर दो दोनों को, तो 24 अपॉन पे 7 प्लस में 7 अपॉन पे 24 निकालना है, 24 हो गया आपका 576, 7 से 49 अपॉन पे 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 5 16, 625 अपॉन पे 168 इज द आंसर। कट रहा तो काट देना, मना छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 5x दे रखा है ये और 5 on x दे रखा है ये, तो हमें बताना है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगी। अच्छा x क्या हो जाएगा, x हो गया sec थीटा अपॉन पे 5 हो गया, तो x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन पे 25 हो गया, ठीक है। अच्छा दे रखा है 5, तो यहाँ 1 अपॉन x दे हो जाएगा ये tan थीटा अपॉन पे 5 नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन पे 25 निकल के आ गया, ये निकाला था 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन पे 25 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन पे 25, पहले पुट कर दिया, बहुत सिंपल है, तो 5 इंटू कॉमन ले लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर सेम में 25। अब ये एंटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 होती है, तो 5 इंटू 1 अपॉन 25 ये कटेगा 5 से, तो आ जाएगा 1 अपॉन पे 5, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 आपके स्क्रीन के ऊपर 26 कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, कितने एपी के n कितना होगा कि सम निकल गया 78, सम कितना होगा 78, n नहीं पता, a दे रखा आपको 24, d कैसे निकालोगे 21 माइनस में 24, तो d कितना निकल गया आपका, हो जाएगा आपका माइनस का 3 ना। चलो, तो एसन क्या होता है, वो होता है a n अपॉन पे 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ऐसा से निकल के आता है। ऐसा कितना रखा आपको 71 में n कितना नहीं पता अपॉन बाय 2a, और a कितना है 24 है, प्लस में n माइनस 1 नहीं पता, इंटू d कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, ठीक है ऐसा से, तो 78 इक्वल हो गया n अपॉन पे 2 48 और माइनस में 3n और प्लस में 3, इस तरह से हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15 156 इक्वल टू n इंटू पर 48 और 3 कितने होते हैं 51 माइनस में 3n का स्क्वायर, तो ओपन करेंगे आएगा 156 इक्वल टू 51n माइनस में 3n आएगा माइनस 3n का स्क्वायर, और कहते हैं कि 3n का स्क्वायर इधर ला रहा हूँ माइनस 51n और प्लस में 156 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 काउंट कर लें, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 3 7 21, ठीक है, और प्लस में 3 5 होगा और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, ये निकल के आ कितना n स्क्वायर माइनस में 17n और प्लस में 52, सही है, इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे, कराऊं 52 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, वैसा आना चाहिए माइनस का 17, तो माइनस का 13 मल्टीप्लाई माइनस का 4 चाहते हैं बार, हाँ, और माइनस का 13 माइनस का 4 इस तरह से आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस में 13n माइनस से 4n, ठीक है, इक्वल टू में 0,
n कॉमन करेंगे n माइनस में 13 और माइनस का 4 कॉमन करेंगे n माइनस में 13, तो देखा n माइनस में 13 एक तरफ करेंगे और आ गया n माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 13 भी आ रही है और कितनी आ रही है 4 भी निकल के आ रही है, तो यानी कि दो वैल्यू है 13 और 4 दोनों यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर सम कितना आएगा 0 निकल के सम कितना निकल के 78 निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से जो है आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 27 से 33 तक। इन द गिवन टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। डायग्राम कुछ गड़बड़ नहीं दे रखा इसमें। TP एंड TQ एक्चुअली P T होगा ये, ठीक है। प्रूव दैट PTQ, ये जो एंगल है इक्वल ट्वाइस ऑफ OPQ है, इसका ट्वाइस हमें प्रूफ करना। ओके, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ लिख लेता पहले। टू प्रूफ ये प्रूफ करना कि एंगल PTQ जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना। आइए देखिए, बहुत समझ बताऊंगा। ये लेंथ टेंजेंट दोनों बराबर होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ना इस वाले एंगल को ना मैं x मानता हूँ, इस वाला एंगल को x माना। अच्छा, ये पूरा कितना 90 होता है? अगर ये पूरा 90 होता है, ये x आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा 90 माइनस में x, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपको पता है कि एंगल OPT कितना रखा है? वो 90 डिग्री होता है, और OPT को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में एंगल QPT इक्वल टू 90 हो गया। इसका ना एंगल QPT कितना आ जाएगा? 90 माइनस में x डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर का दो साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये 90 माइनस x है तो ये कितना देगा? ये भी देगा 90 माइनस में x। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा TPQ एज TP इज इक्वल क्या दे रखा है? TQ दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल QPT इक्वल टू एंगल PQT, दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस x आएगा, 90 माइनस में x निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इन ट्राइंगल कौन सा TPQ में तीनों एंगल कितना आएगा निकल के? 180। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल PTQ और प्लस में एंगल QPT और प्लस में एंगल PQT 180 निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। प्लस में ये कितना हो गया? 90 माइनस में x हो गया, और प्लस में ये जगह 90 माइनस में भी x हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 180, ठीक है। तो एंगल PTQ और 90 180 हुआ, 180 माइनस में x और x कितना होगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। 180 से 180 खत्म, तो एंगल PTQ बराबर हो जाएगा कितना? 2x निकल के आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, हो गया। और x क्या है? x हमने क्या माना हुआ है? x माना था हमने OPQ, तो लिख दो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था और बड़े आराम से यहाँ पर हो गया है। क्लियर है? सिंपल तरीका है, आप ध्यान रख दो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है आपका, सुनीता हैज सम नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज अमाउंटिंग टू टोटल 15,500। सुनीता के पास ना 50 के कुछ नोट है और 100 के कुछ नोट है, दोनों का टोटल जो अमाउंट उसके पास पड़ा हुआ है 15,500 पड़े हैं। अगर टोटल जो है 200 नोट उसके पास हैं, तो बताओ कितने 50 के नोट है और कितने 100 के नोट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा मान लेते हैं, हमें नहीं पता। लेट सुनीता हैज x 50 रुपीज नोट, ठीक है। तो मान लेते हैं उसके पास जो है 50 रुपीज के x नोट है, और सेम ऐसे सुनीता के पास जो है y जो है वो 100 रुपए के नोट उसको दे रखे हैं। क्लियर है? तक x और y हो गया हमारे पास। अच्छा, हमारे पास निकल टोटल नोट ना 200 है, अगर 50 के x नोट है और 100 के y नोट है ना, तो इसका मतलब x प्लस में y टोटल कितना रखा है इसने? 200 दे रखे हैं, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। x नोट 50 के, y नोट 100 के हैं, तो टोटल नोट 200 दे रखे हैं, x प्लस y कितना हो गया? 200। पहले इक्वेशन आ गई। उसने बोला कि कितना पैसा टोटल है? 15,500। अच्छा, ये बताओ, अगर 50 के उसको x नोट है, कितना रुपए हुए? 50x हो गए। 100 के y नोट है, तो कितने टोटल हो गए? 100 y हो गए। कितना टोटल अमाउंट है? 15,500, ठीक है। 50 कॉमन कर लो, x प्लस में 2y इक्वल टू जाएगा 15,500, है ना। अब कटेंगे, इससे खत्म हो गया, 5 से काट दो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 थे 15, 5 एकम 5, 0 310 निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या जगह 2 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दो, यहाँ रख के जगह x प्लस में 2y कितना आ गया? 310 निकल के आ जाएगा। इक्वेशन में 2 है, लाइन खींचा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, और ये भी माइनस हो गया। अब हम कट करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने से, ये अब खत्म हो गया। y में से 2y गए तो माइनस का y निकल के आ गया, 200 में से 310 गए तो माइनस का 90 नहीं, माइनस का 110 निकल के आ गया। सही है? हाँ, तो माइनस का खत्म हो गया, y कितना आ गया? 110 निकल के आ गया। अच्छा, y अगर 110 निकल के आया, पहले पुट करो, हमें पता है कि x प्लस y कितना रखा है? 200 दे रखा है ना, और y कितना आ गया? 110 निकल के आ गया, तो 200 हो गया इससे। तो x इक्वल कितना जाएगा? 200 माइनस में 110,
तो x निकल के आ गया 90। तो 90 डिग्री 90, तो 50 के 90 नोट है और 100 के 110 नोट है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नहीं रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल में प्रूव करना। तो ये वैसे मैंने बहुत बार करा रखा है ना, फिर आपको बताया था कैसे करना, ध्यान सुनो। तो इसको करते हैं कंट्रडिक्शन मेथड से। कंट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, उसका उल्टा हमें मानना होता है। क्या करते हैं, उसका अपोजिट मानते हैं। क्या करेंगे, लेट रूट 2, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। मान लिया ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो वो होता है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं। मतलब रूट 2 को हम लिख सकते हैं पी अपॉन पे क्यू, जहां पर पी और क्यू क्या को प्राइम है। पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। वन एज अ कॉमन फैक्टर होगा, भाई कोई कॉमन फैक्टर से हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हो जाएगा आपका p इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 क्यू हो गया। अगर मेरे को रूट को हटाना, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए क्या बचा है, अगर यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक थ्योरम क्या कहता है, अगर p स्क्वायर जो 2 से डिवाइड होगा तो p से डिवाइड होगा, तो हम कहते हैं p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो p इज डिविजिबल बाय 2 हमने निकाल लिया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर p 2 से डिवाइड हो रहा होगा, इसका मतलब किसी न किसी नंबर फिक्स मल्टीपल में हो रहा होगा, तो p इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 2c मान लिया। क्या इसका मतलब, ध्यान सुनो। मैंने बोला क्या 2 के टेबल में 8 आता है, आपने कहा बिल्कुल आता है। ठीक है, कितनी बार में आता है, तो 2 4 जा 8, तो कोई नंबर जरूर होता है उसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो मान लिया मैंने c मान लिया। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2c हो गया भैया। c इज सम इंटीजर, c क्या है, c इज सम इंटीजर, c क्या है, कोई इंटीजर हमारे पास दे रखा है इस तरह से। ठीक है, तो p इक्वल टू c क्या करें, पुट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, लिखेंगे पुटिंग क्या पुटिंग करेंगे, p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर किसमें, 1 पे हम लोग पुट कर देंगे। p इसका मतलब 2c का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2q का स्क्वायर, जो कि हो गया 4c का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2q का स्क्वायर। कट करेंगे तो आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको देखिए क्या पता चल रहा है, इसको देखिए पता चल रहा है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, दूसरी डिवाइड हो रहा है, देख लेना, क्यों 2 है तो दूसरी डिवाइड होगा। अगर ये हो रहा तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट कि p एंड q हैज एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। वैसे ये पता चला कि इन पे जो है 2 इसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन यार हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि p और q तो को प्राइम है, बट दिस contradicts the fact that, ये तो झुटला रहा है उसे, फैक्ट दैट क्या, कि p एंड q आर को प्राइम। p और q जो है को प्राइम है, इसको ये बिल्कुल इसका विरोधाभास है, अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये किस लिए आया, दिस हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलती कारण, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये अराइज हुआ है। तो हम बोलेंगे कि रूट 2 इज नॉट एन रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर था, यहां लिख देना दिस हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, तो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 90 cards numbered from 1 to 90 are placed in a box. If one card is drawn at random, अगर एक कार्ड को उठाया जा रहा है from the box, find the probability of this is clear। ठीक है, तो हमारे पास 90 कार्ड रखे किसी बॉक्स के अंदर, जिसमें 1 2 3 90 करके लिख दिया गया है। कह रहा है बताना प्रोबेबिलिटी कि कोई कार्ड उठा रहा है उसके पीछे 2 डिजिट नंबर हो। देखो पहली बात समझो कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जो 10 से स्टार्ट होता है, 10 2 डिजिट नंबर है, 11 12, तो टोटल कितने नंबर है, टोटल हमारे पास है 90, है ना। अच्छा, 90 में से आपको बता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपके सिंगल डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट कितने हुए, तो 2 डिजिट के आपके जो नंबर होंगे वो 90 में से 9 जाएंगे, कितना आएंगे 81 निकल के आएंगे। तो पहले का आंसर तो निकल गया आराम से। प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट नंबर का अगर मैं आंसर निकाला, फेवरेबल कितना 81 है, टोटल कितना होगा 90 हो गया, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9/10 इज द आंसर। सेकंड पूछ रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसका स्क्वायर रूट आता हो, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो गया, 1 हो गया, है ना, और आपका हो गया कितना, ये आपका 4 हो जाएगा, और 9 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कौन कौन से होंगे, तो वो होगा आपका 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8 और 9, बस इतने परफेक्ट स्कोर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी परफेक्ट स्क्वायर की, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कितना 9 है, और टोटल कितना होगा 90, तो आ गया 1/10 निकल के सबसे आ जाएगा। क्लियर है आता है, ठीक है। दूसरे ने क्या पूछा, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर जो है वो 5 से
डिवाइड होंगे। तो आप दो तरह से कर सकते हो, एपी बना लो फटाफट से। एपी पहला नंबर कितना आएगा, 5 आएगा, फिर आएगा 10 डॉट डॉट, आखिरी नंबर क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ए निकालते हैं। ए एन कितना हो गया, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो 90 इक्वल टू में 5 प्लस में एन माइनस वन, डी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 90 माइनस में 5 अपॉन में 5 इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। तो 85 अपॉन में 5 प्लस में 1 इक्वल टू एन हो गया। तो हो गया 5 पंजा 5, 5 7 35 प्लस में 1 इक्वल टू एन हो गया। एन कितना गया, 80 निकल के आ जाएगा। या लिख लो 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके पूरा गिन लो, या एपी से कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड का, तो निकल के आएगा आपका 18 अपॉन टोटल कितना 90 है। तो 9 2 18, 9 10 1 अपॉन 5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल 5। इसके और पार्ट में क्या दे रखा है वो देखते हैं फटाफट से, कि रेड क्वीन एंड अ ब्लैक जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो रेड क्वीन और ब्लैक जैक निकाल दिए गए 52 पत्तों में से। ठीक है, देखो 52 पत्ते जो होते हैं उसमें से ना हमारे पास 26 रेड होते हैं। सुनो ध्यान से, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, और इसमें से और आपके क्या है, 26 रेड में से भी 13 डायमंड के होते हैं और 13 आपके होते हैं हार्ट के, और ब्लैक में 13 आपके स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं। ठीक है, और सब में से एक एक पत्ता लेके आपके पास 4 पत्ते का सेट बनता है। ठीक है, तो 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक पत्ते होते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, अब उसमें एक पत्ता हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी में बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहला रेड कार्ड आने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड। अभी को होता है, ध्यान सुनो। अब टोटल 52 पत्ते थे, उसमें से आप इसने 2 कोई निकाल दिए, है ना, 2 रेड और 2 ब्लैक जैक जा चुके हैं। मतलब आप कितने पत्ते बचे, तो ये बचे आपके 4 गए, तो 48 टोटल पत्ते जो है हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन्होंने रेड कार्ड, अच्छा रेड कार्ड में से कितने रेड चले गए, 2 रेड चले गए, तो 26 टोटल थे हमारे पास, 2 रेड जा चुके, तो कितने रेड बचे, 24 बचे। तो फेवरेट चॉइस टोटल कितने पत्ते हैं, 48, तो कितना आ गया, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। दूसरा हमारे पास, दूसरा कह रहा है कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक आए ना ही किंग आए। तो किंग 4 होते हैं, किंग कितना 4 होते हैं, और जैक कितने बचे, 2, मतलब ये 6 पत्ते नहीं आना चाहिए। तो 48 में 6 पत्ते का कितना आ गया, 42 पत्ते आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग नाइदर जैक, ना तो जैक आए और ना ही किंग आए, नॉर अ किंग, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 42 अपॉन पे 48, तो हो जाएगा 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 7/8 इज द आंसर। तीसरा पूछ रहा है आइदर अ किंग, या तो किंग आ जाए या क्वीन आ जाए। किंग कितने, 4, क्वीन कितने, तो 4 हो, कितने 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी, आइदर अ किंग, ठीक है, और अ क्वीन की, तो कितने फेवरेबल, 6/48 हो जाएगा, 1/6 48, तो 1/8 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया जिसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर डीप गहरा खोदा गया है, और 3 मीटर उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर हो गया 3 मीटर, इसका मतलब रेडियस कितना होगा भैया, 1.5 मीटर हो जाएगा। हाइट कितनी है इसकी, हो जाएगा 40 मीटर। अब कह रहा है जितना भी मिट्टी निकली, द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकली है, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। तो इसको निकाल के ना उसके चारों ओर फैला दिया। मान लो ये गड्ढा खोदा मैंने, खाली हो गया, इसके चारों ओर मैंने फैला दिया, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और विड्थ कितनी 4 मीटर है। तो ये जो विड्थ दे रखी कितनी है, 4 मीटर में दे रखी है इस तरह से। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मान लो एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी h है, और ये एम्बैंकमेंट किस शेप का है, हॉलो सिलेंडर के शेप का है। हॉलो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालते हैं, हॉलो सिलेंडर का निकालते हैं पाई बड़े आर का स्क्वायर h माइनस में पाई छोटे आर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। जितना वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला, द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट बराबर है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h, मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू h कितना 14 इक्वल टू कितना जाएगा, पाई कॉमन कर लो, ठीक है, इंटू पर h कर लो, बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना होगा, तो ये 1.5 है और ये 4 विद है, तो कितना 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर, मैं छोटा आर कितना हो गया 1.5 का स्क्वायर, इससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका याद आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू h मल्टीप्लाई, अब ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं इसको एक बार ऐड करते हैं इस तरह से, है ना, और 5.5 माइनस में 1.5 इस तरह से कर देते हैं, तो ये निकल के आएगा आपका 2.25 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन पे, ये आ जाएगा कितना 5 5 7 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 में से 1 गया, 4 इससे आ जाएगा, तो 7 वन जा 7 7 टू जा 14, 2 से खत्म 2 टू जा 4, तो आ जाएगा 2.25 का आधा, कर लेते कितना आएगा 2.25 का आधा, 2.25 का आधा 1.125 कितना आएगा
1.125 मीटर जो है हाइट निकल के आएगी इसकी एमबेक में। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट चल 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट cos थीटा माइनस में sin थीटा प्लस 1 अपॉन पे cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 की वैल्यू जो है वो cosec थीटा प्लस cot के बराबर होगी। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन ये ना स्पेशल क्वेश्चन होता है और उसको पहचानते कैसे वो सुनो। यहाँ पर ऊपर नीचे सेम सेम होंगे लेकिन साइन थोड़े डिफरेंट होंगे। तो इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैं अभी तरीका बता रहा हूँ वैसे ही आपने इसमें करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने टेकिंग एनालिसिस करना है, ठीक है। इसको करने के इसके तरीके, इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप तरीका कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ अपने साथ जो ये वाला मेरे को ठीक लगा। दूसरा तरीका भी है वो भी देख लेंगे। टेकिंग LHS कैसा होगा LHS, हमारे पास cos थीटा माइनस में sin थीटा प्लस में 1 अपॉन पे cos थीटा प्लस में sin थीटा माइनस 1 ये दे रखा है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर इन चीज को ना, यहाँ पर जिसके प्रूफ करना है cosec और cot वो बनाने की कोशिश करनी है। cos जो है मैं cot का बना सकता हूँ डिवाइड करके sin से, ठीक है। ये sin से डिवाइड 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा sin से डिवाइड होकर 1 अपॉन sin होता है cosec। तो cosec भी आता है cot भी आता है, मतलब sin थीटा से दो ऊपर से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय sin थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड करेंगे। तो cos अपॉन sin बन गया हमारे पास क्या cot थीटा और माइनस से 1 बन गया, प्लस में क्या बन जाएगा cosec थीटा बन जाएगा इस तरह से। अपॉन पे सेम ऐसे ही हमारे पास ये भी बन जाएगा और cot थीटा और प्लस में 1 माइनस में cosec थीटा से बन जाएगा। इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर cosec थीटा, ठीक है, और प्लस में cot थीटा माइनस में 1 और नीचे हमारे पास नीचे वाला कुछ नहीं करना, अपने नीचे वाला देना है और प्लस में 1 माइनस में cosec थीटा। क्लियर आता है। इतना करने के बाद जो 1 है ना इसको आपने ओपन करना है इसी फॉर्मूले के, सब कुछ मतलब इसी फॉर्मूले को लेके चलना है। तो हमारे पास होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 के बदले में ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं 1 के बदले ये वाली चीज लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास cosec थीटा और प्लस में आपका cot थीटा, अब माइनस में क्या हो जाएगा ये जगह आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से, वही मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ cosec थीटा से, ठीक है। तो जाएगा आपका cosec थीटा प्लस में cot थीटा, तो हो जाएगा आपका एक बार प्लस में लिखेंगे cosec थीटा प्लस में cot थीटा और एक बार इसी चीज को हम लोग कर देंगे माइनस में इस तरीके से, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय आप क्या लिखोगे जो नीचे वैल्यू है cot थीटा प्लस में 1 माइनस में cosec थीटा। अब कुछ कॉमन आ रहा है, यस ये दोनों वैल्यू कॉमन है। तो एक काम करते हैं ना, ये cosec थीटा प्लस में cot थीटा हम लोग कॉमन कर देंगे, कितना बचा, ये बचेगा 1 माइनस में ओपन करेंगे बाहर माइनस है cosec थीटा और प्लस में आ जाएगा cot थीटा और डिवाइड बाय क्या बचा हमारे पास बचेगा cot थीटा प्लस में 1 माइनस में cosec थीटा। अब ध्यान सुनना, प्लस का कॉट प्लस का कॉट माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक प्लस का 1 प्लस का 1, ये पूरी वैल्यू खत्म हो, क्या बचा सिर्फ वो बचा cosec थीटा और प्लस में cot थीटा वन बचेगा और यही तो प्रूफ करना था। हम पहुंच गए वहीं पर, बराबर में आ गया RHS। बहुत ही सिंपल तरीका, सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे ना बड़े आराम से देंगे। और दूसरा क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ लेकिन पूरा कर नहीं रहा, उसमें क्या करता है जो नीचे नंबर है ना उसी को साइन चेंज करके यहाँ पर क्या होता है cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 और इसी के नीचे cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फॉर्मूला कैसे ओपन करते तो यहाँ से भी सेम आंसर निकल के आता है। जो ठीक लगे आप कर सकते हो, बताना मेथड ये जो मैंने पहले करा वो सही है, सेकंड वाला सही है, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट 33 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, a train traveling a distance of 360 km at a uniform speed would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed is 5 km per hour more. Find the original speed of the train। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रिमूव नहीं हुए। बच्चे कहते हैं कि 4 चैप्टर सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन रिमूव हो गए, नहीं ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम रिमूव नहीं हुए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो पहला लेते हैं इसमें केस 1 पे। केस 1 का क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है दोनों केस में 360 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा मान लो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है केस 1 की वो मान ली मैंने कितनी x किलोमीटर पर आवर, अगर इतनी स्पीड रही होती तो ट्रेवल करता तो मान लेते टाइम मान लेते उस समय t आवर लगता, कितना लगता है t आवर लगता है इसका। और आपको होता टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसके अकॉर्डिंग t इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन पे x हो जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको ऐसे मान के छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर केस 2 की। केस 2 में आपसे पूछो डिस्टेंस कितना, बोलो सर डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कितना आएगा 360 किलोमीटर ही दे रखा है। अच्छा स्पीड कितनी है, उसने बोला स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी गई है, मतलब पहले के बोले 5 बढ़े तो प्लस करेंगे x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा करने से टाइम जो है 48 मिनट कम हुआ है। तो टाइम जो है पहले के मुकाबले 48 मिनट कम हुआ है, तो t माइनस मिनट में आवर करेंगे 40 अपॉन 60 इस तरह से, ठीक है। जो कि आपको कितना देगा टाइम को सॉल्व कर रहे हैं, तो t माइनस 6 8 जा 48 6 10 जा, ठीक है, ऐसा तो निकल गया। और 2 4 जा
2 4 जाए 2 5, ये निकल के आएगा t माइनस है 4/5, ये निकल के आएगा आपका क्या, टाइम। ठीक है, टाइम निकल के आ गया। तो अकॉर्डिंग अगेन टाइम क्या होता है, तो टाइम दे रखा हमें कितना, इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस में 5। अच्छा टी की वैल्यू में ऐसे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो टी कितना हो गया 360 अपॉन पे x माइनस में 4 अपॉन पे 5 इक्वल कितना हो जाएगा 360 अपॉन पे x प्लस 5 हो जाएगा। इसको यहाँ लाएंगे, इसको वहां भेज देंगे। तो 360 अपॉन पे x माइनस में 360 अपॉन पे x प्लस में 5, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में 5, और 360 कॉमन कर लो, है ना, और एल्सियम में सॉल्व कर लो, तो जाएगा x प्लस में 5 माइनस में x अपॉन पे x इंटू पर x प्लस में 5। ठीक है, शॉर्टकट से किया मैंने, इक्वल टू 4 अपॉन 5 निकल के आता है। क्लियर है तक? ठीक है, अब x से तो x खत्म हो गया, है ना, और क्या बचा, अब बचा 360 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा आपका 4x² और प्लस में 20x हो जाएगा। ठीक है, देखो 4x² और 4x इंटू 5 20x हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा आपको, कुछ कट रहा है ऐसे। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करें, मल्टीप्लाई मत करो अभी, पीछे पहले से कट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। क्या होगा ये, जगह 360 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई x प्लस 5। ठीक है, तो 4 से खत्म हो जाएगा, 4 9 जा, इस तरह से, है ना, तो आपका जाएगा 5 9 जा 45, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल हो जाएगा x² प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 5 है 25, 5 चौके 20 21 और इक्वल हो जाएगा x² प्लस में 5x, तो जाएगा x² प्लस में 5x माइनस में 2250 बराबर में 0, ये आपका आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू निकल के आएगी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के पास दो तरीके हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। तो इसके जो मेरे को फटाफट से x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, स्पीड कितनी निकल के आएगी, निकाल के फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को अभी बताओ। और जो भी वीडियो देख रहा है वो ईमानदारी से, एक मिनट रुको उसको लगा लूँ मैं, निकल के आइए, जो भी वीडियो देख रहा है वो ईमानदारी से इसे करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, और पोर्शन में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, के रूट्स निकालने आपके एनसीईआरटी का ये। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस में 7 माइनस में x प्लस में 4 अपॉन पे x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 7 दे रखा कितना 11 अपॉन पे 30, है ना, ये जगह आपका x माइनस में 7 माइनस में x माइनस में 4 अपॉन पे x इंटू पर x माइनस 7 आएगा, और प्लस में 4 इंटू पर x माइनस 7 कितना जाएगा 11 अपॉन पे 30 निकल के आ जाएगा। अब ये x x खत्म हो गया, माइनस का 11 अपॉन पर x² माइनस में 7x प्लस में 4x माइनस में 28 बराबर में 11 अपॉन में 30 आ गया। अब 11 से खत्म हो गया -1 में, है ना, माइनस का कितना आ गया 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 30 बराबर हो जाएगा x² माइनस में 3x माइनस में 28, जो कि हो जाएगा आपका x² माइनस में 3x माइनस में 28 प्लस में 30 बराबर में 0 हो जाएगा, हो जाएगा x² माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर में 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 2 आना चाहिए प्लस का, और वैसे आना चाहिए माइनस का 3, तो बहुत सिंपल है, -2 माइनस का 1 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा, x कौन करेंगे आएगा x माइनस में 2 माइनस का 1 कौन करेंगे x माइनस में 2 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो x माइनस में 2 एक तरफ और x माइनस 1 एक तरफ इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी 2, 1, ये जो है x की वैल्यू निकल के आएंगी। बहुत सिंपल आपकी ये एनसीईआरटी का, कितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल में डाला है, यहाँ से क्या बताना चाह रहा है कि आपके एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है 34 से 36, तीन क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स को, 4 मार्क्स क्वेश्चन इस बार नहीं है, ध्यान सुनना। A statue which is x meter tall stand on a top of 10 meter long pedestal, ये A भी एक pedestal है, pedestal मतलब जहाँ पर मूर्ति खड़ी होती है उसे pedestal बोलते हैं, कीबोर्ड का शेप का होता है, और कितना है x मीटर एक मूर्ति है हमारे पास p मान लो से, है ना, और इसकी हाइट कितनी pedestal की 100 मीटर दे रखी है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट ले रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा रहेगा 60 डिग्री, और कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पेडेस्टल, और यहाँ से पेडेस्टल के टॉप तक का जो एंगल दे रखा है ये दे रखा 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, x निकालना है। एक काम करते हैं, ये पॉइंट को y मान लो। ठीक है, अब दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, पहले काम करते हैं AB, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन भी करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, आपको पता है AB अपॉन पे BC, P अपॉन B का 10 एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन पर y इक्वल टू 1/1, तो y के लिए कितने आ गए 100 निकल के आ जाएगी। ठीक है, 100 मीटर। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा PBC में बात कर रहा हूं मैं,
तो पी बी अपॉन पे बी सी कितना हो जाएगा आपका, 10 एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब पी बी कितना है, ये पी ए है एक्स और ये है 100, तो टोटल कितना होगा एक्स प्लस में 100 और अपॉन बी सी कितना हमारे पास, बी सी वाई है जो कि 100 आ गया, इक्वल 1060 कितना होता है, 1060 होता है मेरे ख्याल से रूट 3 ना अपन 1, तो जाएगा एक्स प्लस में 100 इक्वल टू जाएगा आपका 100 रूट 3। ठीक है, तो हाइट निकालना है, एक्स कितना हो जाएगा 100 रूट 3 माइनस में 100 हो जाएगा, 100 आपको यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो जाएगा रूट 3 माइनस से 1 मीटर। अगर यहाँ पर रूट 3 के लिए दे रखी है रूट 3 की वैल्यू 1.73, तो वैल्यू पुट करके निकाले, वरना यहाँ पर आप छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट और में क्वेश्चन पूछा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड व्हिच इज 10 मीटर वाइड। ये दो रोड है हमारे पास, मतलब रोड के आइदर साइड, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, दो इक्वल हाइट के टावर एच एस AD और BC खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये बीच में कोई पॉइंट लिया गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री रखा है। फाइंड द हाइट टू द पोल एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालना है। एक काम करते हैं, इसे x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस में x हो जाएगा टोटल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बात करते हैं पहले ADP के ऊपर, तो AD अपॉन पे AP कितना हो जाएगा 10 एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो AD कितना हमारे पास H है और AP कितना है, AP दे रखा आपको x 10 30 होता है 1 अपॉन पे रूट 3, तो आपका आ गया x इक्वल टू आ गया h रूट में 3 से क्वेश्चन मान मांगे, यहीं पर छोड़ दो इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बात करते हैं, इन ट्रायंगल PCB पे बात करेंगे, तो BC अपॉन पे PB, तो P अपॉन B कितना होगा 10 एंगल कितना 60 दे रखा है, BC कितना हमारे पास h है अपॉन पे PB कितना है, PB दे रखा 100 माइनस में x 1060 कितना रूट 3, तो h दे रखा आपको 100 माइनस में x इंटू पर रूट 3। ठीक है, इस तरह से रखा है। अब यहाँ से काम करते हैं, h किलो निकालते हैं, h कितना हो गया, h हो गया x अपॉन पे रूट 3 निकल के आ जाएगा इस तरह से, ये पुट करते हैं, h की जगह आ जाएगा x अपॉन पे रूट 3 इक्वल हो जाएगा 100 माइनस में x इंटू पर रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 100 माइनस में x इंटू कितना जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 300 माइनस में 3x हो जाएगा 4x इक्वल टू 300, तो आ जाएगा x इक्वल टू जाएगा 300 अपॉन पे 4, तो काटेंगे 75 4 7 28, हाँ 75, तो x कितना आ गया 75 मीटर निकल के आ गया x। अगर x 75 आया है ना, तो AP कितना आ गया आपका, AP आ गया आपका 75 और BP कितना आ गया आपका 100 माइनस में 75 तो हो गया 25 डिग्री, और हाइट पूछा था, हाइट कितना जाएगा x अपॉन रूट 3, मतलब 75 अपॉन पे रूट 3 हाइट निकल के आ जाएगी। रेस लाइन से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर करता हूँ 75 रूट 3 अपॉन पे 3 आ गया, 3 1 3 2 6 3 5 25 जगह 25 रूट 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। तो ये नंबर ऑफ n निकालना और सम निकालना है, n कितना होगा वो नहीं पता और सम कितना होगा वो निकालना नहीं पता। ठीक है, तो हमें पता है an कितना होता है, an होता है a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, मतलब हमें आनी चाहिए, अगर हमें नहीं, हमसे नहीं हुआ तो ये, तो 18 प्लस में n माइनस 1 डी कितना रखा, 15 में से 8 गया माइनस का 3, माइनस 48 माइनस में 18 इक्वल टू जाएगा आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है ना, 8 8 16 4 5 6 56 माइनस का अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू कितना जाएगा n माइनस 1, इसे खत्म हो गया 3 1 जा 3, ये कटेगा इससे माइनस का 48 इक्वल टू 18 8 8 16 4 5 अच्छा 66 आएगा। ठीक है, तो कितना 3 2 6 22 और ये आएगा प्लस 1 इक्वल टू n आ गया है ना, n कितना आ गया 23 निकल के आ गया, तो n तो निकाल लिया। अब क्या निकाला, ऐसा निकालना है। ऐसा क्या होता है, वो होता है n अपॉन पे 2 a प्लस में an, जब हमें an दे रखा हो, n कितना 23 है अपॉन पे कितना 2 हो गया, a कितना हमारे पास 18 प्लस में an कितना है माइनस का 48 दे रखा है। ठीक है, तो 23 अपॉन पे 2 जगह 18 माइनस में 48, अच्छा 18 में से 48 का कितना देगा, ये जगह आपका 4 में से 1 गया तो 3 ना, अब 2 है। ठीक है, 4 में जगह 3 और इस जगह कितना 0, तो ये कितना 15, तो हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई में 15, 15 3 45, 15 3 और 34 माइनस का 345 जो है आपका ऐसा निकल के आ जाएगा। ये जो है 5 नंबर में पूछा गया था, बिल्कुल हल हुआ। लास्ट क्वेश्चन 36 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 और f2 में निकालना इफ द मीन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन आर दे रखा 38.5 38.2 है ना, मीन दे रखा 38.2 और हमें 50 ऑब्जर्वेशन टोटल है, तो कह रहा है f1 f2 क्या वैल्यू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये दे रखा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, इसका मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना बोला मैंने 4 प्लस में 4 प्लस में फ्रीक्वेंसी 1 प्लस में 10 प्लस में फ्रीक्वेंसी 2 प्लस में 8 प्लस में 5, इसको ऐड करना है 50 आ गया तो पक्की बात है। ठीक है,
4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 5 कितना हो गया 21, 21 और 31। तो F1 प्लस में F2 प्लस में 31 जो है वो 50 के बराबर आ रहा है। मतलब F1 प्लस में F2 जो है वो 50 माइनस में 31 है। मतलब F1 प्लस में F2 जो है आपका कितना आ रहा है 90 निकल के आ रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब मीन कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं xi, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन पे 2, तो आएगा आपका 10 प्लस 0 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा 15, ये जाएगा आपका 25, ये जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका कितना 45 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 55 निकल के आएगा और कितना आएगा 65 निकल के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास क्या सारी वैल्यू निकल के हमारे पास, अब एफ आई एक्स आई में निकालना है। तो 5 हो जाएगा 20, 15 हो जाएगा कितना हो गया 560 हो गया, और ये जगह 25 F1 हो गया, ये जगह आपका 350, ये जगह 45 F2 और 440 और ये जगह 5 बजे 25 6 35 31 32, तो 325 हो जाएगा। अब जो मीन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल ऑफ एफ आई होता है। अब मीन दे रखा 38.2, ठीक है, और आपको एफ आई एक्स आई, अच्छा एफ आई एक्स आई का टोटल हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका सम करना पड़ेगा, फटाफट देखते हैं कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो एक मिनट में जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट जाओ ऐड करते हैं, जगह 80, ठीक है, और प्लस में जगह आपका 350 और फिर प्लस में 440 और फिर प्लस में 325 1195, तो जगह आपका 1195 और प्लस में 25 F1 प्लस में 45 F2 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1195 प्लस में 25 F1 और प्लस में 45 F2 निकल के आ जाएगा। अपॉन है कितना देगा, एफ आई कितना टोटल है 50 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 50 को 38.5 को 38.2 को मल्टीप्लाई करना कैसे 50 से, तो 1910 बराबर में आ जाएगा 1195 प्लस में 25 F1 प्लस में 45 F2 हो जाएगा 1910 माइनस में 1195 इक्वल टू 25 F1 प्लस में 45 F2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना 1195 और कहा गया 1 एक मिनट जो 1195 तो 715 आ गया, तो 715 निकल के आ रहा है कितना 25 F1 और प्लस में 45 F2 इस तरह से, ठीक है। 25 से कटेगा, ये डिवाइड बाय 25 से नहीं 5 से करते हैं, हाँ 5 से कटेगा, तो ये 143 कटेगा 5 से और जगह 525 और 545 इस तरह से। यहाँ से एक काम करते हैं, इसको बिठा लो, ठीक है। क्या हो गया, इसे बिठा दो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ भी इस तरह को मिटा दे रहा हूँ। चलो तो ये जगह आपका कितना, यहाँ से एक काम करते हैं F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F2 कितना हो जाएगा 19 माइनस में F1 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाएगा 143 बराबर में 5 F1 बस 9 F2 की जगह लिख दिया 19 माइनस में F1, ठीक है। तो 143 बराबर हो गया 5 F1 प्लस में 19 9 जा 9 होगा 171 171 माइनस में 9 F1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हो जाएगा ये आपका 5 में से 9 गए, 4 बचेगा, माइनस का इधर आ गया प्लस का 4 F1 इक्वल हो जाएगा 171, ये हो जाएगा माइनस का 143, तो 171 माइनस का 143 28, तो 4 F1 इक्वल 28 आ गया, F1 इक्वल टू 7 निकल के आ जाएगा। अगर F1 7 है तो F2 कितना जाएगा, F2 इक्वल हो जाएगा 19 माइनस में 7, तो F2 कितना जाएगा आपका 12 निकल के आ जाएगा। तो F1 F2 की ये वैल्यू निकल के आ सकते हो। F1 F2 वाले क्वेश्चन आ सकते हो, तो आपको इस तरह से यहाँ पर इसे करना होगा, ध्यान से इसे लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, और ये आप कर सकते हो। एग्जाम्पल जब मैंने कराया था ना वहाँ पर भी ऐसे काफी क्वेश्चन मैंने कराए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर से पूछा गया, या जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली से उनको सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है, तो वहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे आप वहाँ से कर सकते हो। मैंने सपोर्टिंग मटेरियल की जो पीडीएफ है वो ज्ञानी के एप्लीकेशन डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला सैंपल हमारा खत्म हो गया। अब क्या करो, इसकी पूरी रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता, वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल को लेकर, तब तक इस सैंपल को पूरा कर लो। और अगर आप चैनल पे नए, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी की सीरीज, जितने भी तमाम चीज जो की रिक्वायर्ड होती है एक क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, मैथ के सारा कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ ज्ञानी के प्लेटफॉर्म में मैंने। तो जो भी प्रॉब्लम आती है सिर्फ आपको सिर्फ देखना है, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम ले लो, जो भी चाहिए वो सब
सब आपको मिलेगा, बस वीडियो को देखना है। और रिक्वेस्ट है आपसे अपने सारे फ्रेंड में सैम्पलों को जरूर शेयर करना, क्योंकि सीबीएसई ने लॉन्च करे प्रैक्टिस सेट में तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे पेपर में एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आ सकता है। हम लगातार करने वाले ऐसे पांच तो मिनिमम करेंगे, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पेपर को कर लेना। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको कर लो फटाफट से, है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो नंबर है उसमें टेलीग्राम करके आप भेज देना। अभी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, ठीक है। अभी आज तो थोड़ा लेट, अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेडिसिन लेके वीडियो शूट करी क्योंकि काफी लेट हो गया था। तो एक वीडियो ये एटलीस्ट आप करो, 2-3 गैप की जगह मैं ट्राई करूंगा जल्दी कल परसों शूट करने की, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हरे कृष्णा।